सबस्ट्रेट। अब जब हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वो मॉलिक्यूल जिसको हम बेसिकली ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, दैट मॉलिक्यूल विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे मैं आपके एग्जांपल उसके लिख सकता हूँ। आई कैन हैव एग्जांपल लाइक योर कार्बोहाइड्रेट, right? Then you will have something like your fats and you can have your protein. So ये सारे के सारे मेरे जनरली होते हैं आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसका मतलब पता है क्या है कि इनको मैं यूज करके मैं अपना एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। आई कैन जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर देयर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल आप जानते हो, फैट के जानते हो, प्रोटीन के भी आप यहाँ पे जानते हो, राइट? दीज आर द एग्जाम्पल्स यू ऑलरेडी नो। अब आपका यूजुअली होता क्या है, व्हाट हैपेंस विद देम, इनके साथ बेसिकली आपका करते क्या हो यहाँ पे? तो इसको मैं आपको एक और तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। अज्यूम करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें। अब इसको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, व्हाट आई कैन फाइंड इन द कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसमें आपका आ सकता है समथिंग लाइक योर स्टार्च। Starch becomes a part of my carbohydrate. Then you can have something like your, let's say, glucose. Glucose is your simple carbohydrate. Then आपका यहाँ पे आ सकता है even you can have something like your cellulose. ये भी आपने सुना हुआ टर्म है। Cellulose is something which also becomes a part of my carbohydrate. Then एक और टर्म आपका यहाँ पे आता है, शायद ये आपने सुना होगा, this something known as my sucrose. This something known as your sucrose. अब सुक्रोज में पता है बेसिकली क्या होता है? ये आपने टर्म कहाँ सुना होगा या कहाँ शायद आपने पढ़ा होगा। जो लोगों को डायबिटीज होता है ना, जिन लोगों को डायबिटीज होता है, वो लोग एक शुगर फ्री करके लाइक शुगर लाइक यूज करते हैं। वो लोग दे डोंट यूज अ जनरल शुगर। उनको एक येलो कलर का उन्हें बॉक्स मिलता है या वो लोग बॉक्स खरीदते हैं जिसमें आपका शुगर होता है, विच इज गोइंग टू बी हैविंग द सुक्रोज इन दैट। सो वो लोग उसे यूज करते हैं फॉर देयर लाइक उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो उसमें आपको सुक्रोज मिल जाता है। So starch, glucose, cellulose, sucrose, they are all example of my carbohydrate. They are all going to be the example of your carbohydrate. तो ये बात पहले आपको यहाँ पे आ देते हैं that these are going to be the all example of your carbohydrate. So this should be clear to all of you. पहली चीज, ठीक है? फैट से एग्जाम्पल जानते हो, प्रोटीन की जानते हो, बट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग इसके अंदर कि यार क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, स्टार्च या नहीं है। सो दे आर ऑल जनरली एग्जाम्पल ऑफ माई कार्बोहाइड्रेट। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ ताकि आपका अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आपको दूर हो जाए। अगर मैं बात करता हूँ स्टार्च की, इफ आई टॉक अबाउट स्टार्च, तो स्टार्च आपको मिलता है आपका रोटी चावल खाने से। सो यू कैन इधर हैव अ रोटी, इधर यू कैन हैव अ चावल एंड यू कैन गेट योर स्टार्च। आई थिंक आप लोगों को मालूम कि आप लोगों को तो ये काफी क्लियर कट, यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि हिमाचल में एट वन टाइम वी विल इधर मेक अ चावल और इधर वी विल मेक अ रोटी, राइट? और जब आप कुछ भी उसमें से अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, चाहे आप चावल कर रहे हो, अगर आप रोटी कंज्यूम करते हो, then you will be having huge amount of starch in it. आपको इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे आपको स्टार्च मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? अब स्टार्च में आपको क्या मिलता है? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। आपने चावल खाए, आपके बॉडी में क्या आ गया? स्टार्च आ गया। अब ये स्टार्च आपका जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ दिस स्टार्च विल गो इनसाइड योर इंटेस्टाइन। ये आपका जा रहा है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, और जब ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो क्या होगा? इसे डाइजेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो स्टार्च आपका जो यहाँ पे पहुंच गया, नाउ स्टार्च विल गेट डाइजेस्टेड। अब यहाँ पे क्या होगा? नाउ यू विल हैव द डाइजेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार स्टार्च अगर मेरा डाइजेस्ट हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा? अब इस बात को आप यहाँ पे समझिए। सी, अगर मैं यहाँ पे एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, समझिए मेरा एक स्टार्च का मॉलिक्यूल है, तो स्टार्च के मॉलिक्यूल में बेसिकली होता क्या है? क्वेश्चन ये कि इसमें है क्या? तो याद रखना, द स्टार्च इज अ बिग मॉलिक्यूल, लेकिन ये बना होता है मेरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो स्टार्च इज बेसिकली मेड अप ऑफ माय नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ योर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स which are all attached to each other. ठीक है? तो रखना स्टार्च के अंदर अगर आपको पूछा है कि स्टार्च किससे बना हुआ है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरा सेलुलोज किससे बना हुआ है, देन उसका भी आंसर क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यू हैव अ स्टार्च ओवर हियर,
ठीक है, ये आपका पेट में जा चुका है, आपके इंटेस्टाइन में पहुंच चुका ही है। अब आप सोचो, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूंगा, अगर मैं इसे तोड़ूंगा, देन व्हाट विल हैपन ओवर देयर। अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूं तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा, आई विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। मुझे यहाँ पे मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगा, मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरा रिलीज होगा। सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं, सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूंगा देन मुझे अल्टीमेटली मिलेगा क्या यहाँ पे, आई विल गेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो कई सारे मेरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेरे रिलीज किए जाएंगे। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि जब आप स्टार्च को डाइजेस्ट करते हो, whenever you are going to digest the starch, तो वो टाइम पे क्या होगा, you will find a huge amount of glucose molecule will be released in the blood। तो जैसे ही आप चावल खाते हो, डाइजेस्ट हुए, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, अच्छा खासा तरीके से आपका शुगर लेवल आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। अब आप एक चीज कभी आप नोटिस करना, कभी आप देखना, आपने आसपास शायद देखा भी होगा, जिन लोगों को डायबिटीज होता है ना, पीपल हु आर डायबिटिक, उनको डॉक्टर बता के रखता है कि उन्हें चावल नहीं खाना है, उनको डॉक्टर रेकमेंड करता है या बता के रखता है दैट दे हैव टू पुल आउट राइस फ्रॉम देयर डाइट। कभी ये बात नोटिस करना, या अगर आपने कभी फैमिली में किसी में देखा है तो आप नोटिस करना, या फिर यू माइट हैव सीन इन देयर सराउंडिंग, पीपल हु आर डायबिटिक, वो लोगों को डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता राइस खाने के लिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और क्यों नहीं रेकमेंड करता, इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि राइस के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च विल हैव द ग्लूकोज। सो बेसिकली आपका ग्लूकोज का लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा उसके वजह से। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखें। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो ये एक चीज आप यहाँ पे, हाँ जी, ये जब हम करते हैं यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन, सो यू विल गेट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पता है आपने सुना होगा कुछ एथलीट्स टर्म यूज करते हैं ऐसे, जैसे तुम्हारा विराट कोहली करता है, उसे पूछो तुम क्या खाते हो, मैं इतना ग्राम कार्ब्स खाता हूँ, मैं इतना ग्राम प्रोटीन खाता हूँ, एंड देन मैं ये करता हूँ, देन मैं वो करता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म, एथलीट्स यूज करते हैं। देन लाइक पीपल हु आर लाइक बॉडी बिल्डर्स, जॉन इब्राहिम जैसे लोग यूज करते हैं कि हम इतना कार्ब कंज्यूम करते हैं, इतना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। सो कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट, एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बल्कि आपकी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही यूज करती है फॉर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देन फिर फैट, देन फिर प्रोटीन। फैट का एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जो आप लोगों ने देखा होगा, आप सब लोगों ने अपने घर के आसपास देखा होगा। आप सब लोग हिमाचल से, आपके घर के आसपास होता है एक वो दुकान होती है हिमाचल में, अमृतसरी कुलचा की, अमृतसरी कुलचा, यस, अमृतसरी कुलचा की दुकान जगह घर के आसपास जनरली होगी, एक दुकान है कहीं ना कहीं आसपास, राइट। तो उसमें आपको नोटिस करना, जब वो तुम्हें कुलचा देता है तो उसका पता है वो एक छोटा सा स्लैब देता है बटर का, वो एक बटर का छोटा सा स्लैब उसके ऊपर डाल के देगा। यस सर। जो इन अ रियल सेंस पता नहीं वो बटर है भी या नहीं, दैट्स अ रियल थिंग, इट्स नॉट, मतलब कभी आप नोटिस करना, कभी आप पता करने की कोशिश करना, इट इज नॉट अ बटर इन अ रियल सेंस इफ यू सी दैट। सो वो स्लैब जो रिलीज करता है ना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फैट, तो वहां से भी आपको फैट मिलता है। सो द काइंड ऑफ डाइट यू ईट, यू गेट अ काइंड ऑफ कंटेंट। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि यहाँ से आपका आ रहा है ग्लूकोज। दिमाग में आप एक चीज बिठा लीजिए कि ग्लूकोज आपका सबसे पहला मॉलिक्यूल है जिसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लूकोज आपका सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है जिसके जो बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। अगर ये खत्म हो गया देन यू कैन मूव ऑन टू योर फैट्स, देन आप फैट्स के ऊपर आप जंप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर। आप कभी नोटिस करना, आपने स्कूल में भी नोटिस किया होगा कई बार कि सुबह सुबह जब किसी को आप प्रेयर करा रहे होते हो, आप एक्सरसाइज करा रहे होते हो, तो कई बार होता है पता है बच्चे चक्कर आके गिर जाते हैं, बच्चे एक्सरसाइज करते करते हुए चक्कर आते हैं और वो गिर जाते हैं। शायद आपके यहाँ पे नहीं होता होगा बट वी हैव सीन दैट हैपनिंग। सो इन स्कूल्स वो लोग एक्सरसाइज करते करते हुए सडनली दे विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन एंड देन फिर उनको उठा उठा के लेके जाते हैं। या फिर आपने नोटिस किया होगा सर होता है आपके यहाँ पे? बहुत बार होता है। अच्छा, तुम्हारे पे भी होता है, हमारे पे भी होता है, तुम्हारे पे भी, ठीक है। एक और चीज होती है, अगर जिसने फास्ट किया हो ना, जिसने अगर फास्ट किया हो, जिसका खाना नहीं खाया उसने सुबह से लेकर शाम तक, तो वो लड़का या लड़की, लड़कियां नॉर्मली, लड़के तो कमी करता है। सो इवन उनको भी डीजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, और नहीं खाया, समझो उसने सुबह भी नहीं खाया, शाम को भी नहीं खाया, राइट, तो वो भी बेहोश हो जाते। कई बार देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, राइट, कभी चक्कर आ गए, गिर जाते हैं या बैठ जाते हैं, गिरते नहीं है, बैठ जाते हैं, एंड देन लोग आते हैं, देन दे आर लाइक ग्लूकोज का पानी पी लो, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बात यहाँ पे याद रखना, आपका ब्रेन सबसे हाईएस्ट अमाउंट में ग्लूकोज आपका कंज्यूम करेगा, या मैं कहूंगा कि आपका ब्रेन सबसे 80% एनर्जी कंजम्पशन आपके ब्रेन करता है, राइट। सो ब्रेन नीड्स टू हैव अ
कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज ब्रेन को चाहिए होता है, लाइक कॉन्स्टेंटली ब्रेन आपका ग्लूकोज कंज्यूम करता है जिससे वो अपना काम करता रहता है। अब आप ये थोड़ा ध्यान से सोचो, एक पर्सन आपका जिसने सुबह से खाना नहीं खाया वो बेहोश क्यों होता है? वाई वो कोलैप्स होकर नीचे गिरता है? वाई डू यू थिंक दैट मस्ट बी हैपनिंग? क्योंकि उसमें एनर्जी का लेवल कम होता है, एनर्जी कम है, ग्लूकोज खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए वो वहां पे गिर गया। बॉडी ने उसे क्यों गिराया? कैन यू टेल मी बॉडी ने उसे नीचे गिराया क्यों? क्योंकि सर उसको फैट बॉडी की प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिली सर। एक सेकंड बता, अभिषेक बता, बोल, अरे रुक जा, बता। सर बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिली सर। हाँ वही तो वो कह रहा है, सेम एनर्जी नहीं है तो वो गिर गई लड़की वहां पे, ठीक है। अब नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सी, जब आप खड़े हो, जब आप काम कर रहे हो ना, आपके बॉडी में ग्लूकोज कम है और आप काम कर रहे हो, आप समझो ग्लूकोज आपके ब्रेन तक प्रोवाइड कराना है, प्रोवाइड तो कराना ही है आपको ग्लूकोज, उसके अलावा आपके ग्लूकोज आपको प्रोवाइड करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। यू हैव टू मेक श्योर कि ग्लूकोज आपका जाए ब्रेन तक अगेंस्ट द ग्रेविटी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी कोशिश कर रही है, एक तो ऐसी ग्लूकोज कम है, तुम काम कर रहे हो और ग्लूकोज पहुंचाना है आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी। सिंपल सी बात है ना, ब्रेन तक पहुंचाना मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया पहुंचाना। तो ये टाइम पे जब आप कोलैप्स होकर गिर जाते हो तो उसमें पता है अच्छी बात क्या होती है, मतलब बॉडी क्या चाहती है, जैसे आप गिर गए आप हो गए हॉरिजॉन्टल, राइट। जैसे आप हॉरिजॉन्टल वहां पे हो गए, द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन बिकम्स मच मोर स्मूथर। ज्यादा इजीली आपका ब्लड फ्लो आपके ब्रेन तक आएगा। जितना इजीली ब्लड फ्लो आपके ब्रेन तक आएगा उतना इजीली जितना भी ग्लूकोज होगा ब्लड के अंदर वो आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। सो दैट इज द मैकेनिज्म योर बॉडी हैव, कि आपको अनकॉन्शियस इसलिए करती है ताकि आप हो जाओ हॉरिजॉन्टल। जैसे आप हॉरिजॉन्टल हो गए, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन बिकम्स मच मोर इजियर। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो दैट इज व्हाई यू विल बिकम हॉरिजॉन्टल एंड देन यू विल फाइंड कि थोड़ा पानी डालो उसके ऊपर। आपने नोटिस किया होगा उनको फिर हम ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं, राइट, कुछ कुछ देते हैं, and then after some time the person will become normal. So please understand glucose is very important component और ये आपका सबसे ज्यादा आपका कंज्यूम किया जाता है आपके बॉडी के अंदर। ब्रेन ने सबसे ज्यादा आपका एनर्जी कंज्यूम करना है, it will require glucose molecule all the time. So please make sure that you should be knowing that, right? बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर अगर ना हम कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के साथ रिप्लेस कर देंगे तो बॉडी में कुछ होगा चेंजेस? अच्छा, मतलब ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं ये समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन को कि अगर आप नॉर्मल खाने की जगह अगर आप ये लेना चालू करें, ग्लूकोज आप लेना चालू करें डायरेक्टली, तो क्या चेंजेस होंगे ये आप पूछ रहे हो? नहीं, आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हो, बट व्हाट विल हैपन ना, लिक्विड के फॉर्म में अगर आप ग्लूकोज लेते हो ना तो वो लाइक यू डोंट गेट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फॉर लॉन्ग, राइट, बल्कि लिया जाता है। पीपल डू कंज्यूम ग्लूकोज। अगर आप नोटिस करोगे तो कई बार आपके जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होते हैं उसमें आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, बट यस आप ले सकते हो बिकॉज इट्स द सेम थिंग। आप कभी नोटिस करो ना, जब आप बीमार होते हो, जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? सलाइन। आप खा नहीं सकते, आपको सलाइन दिया जाता है। सलाइन में क्या होता है? ग्लूकोज। यू हैव अ ग्लूकोज इन द सलाइन, राइट। तो आप उस तरीके से भी आप ग्लूकोज यूज करते हो, आपकी बॉडी उसे कंज्यूम कर सकती है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग उस तरीके से ग्लूकोज नहीं लेते, हम लोग लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फूड, हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लाइक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम उसे लेते हैं एंड देन इट्स ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। देखो अब एक चीज यहाँ पे समझो, जब आपको सलाइन चढ़ाया जाता है ना, सलाइन में होता है ग्लूकोज। द होल आइडिया इज कि जब आपको सलाइन चढ़ाया जाएगा तो आपकी बॉडी में डायरेक्ट ग्लूकोज आएगा, आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज आएगा और उस ग्लूकोज को सेल्स ऑब्जर्व करके आपको रिकवरी में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो उसको पहले डाइजेस्ट किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर वो आपके ब्लड के थ्रू आपके सेल्स में आएगा। सो दैट इज वाई जब आप बहुत बीमार होते हो, यू आर सिक, तो डॉक्टर आपको सलाइन चढ़ाते हैं ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी काफी स्मूदर तरीके से आपकी फुलफिल हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी स्मूदर तरीके से आपकी फुलफिल हो जाए क्योंकि आप ब्लड में डायरेक्ट ग्लूकोज दे रहे हो, वहां से एब्जॉर्ब होगा एंड देन यू विल शो मच मोर बेटर अमाउंट ऑफ रिकवरी। सो दैट इज व्हाई इट इज बीन डन, राइट। So it is much better than eating your normal food, but again you cannot do it on a regular basis, but yes that can be done. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए। सो याद रखना कार्बोहाइड्रेट के कई सारे एग्जांपल यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज। तो हमारी जो कहानी है वो ग्लूकोज के ऊपर बेस्ड ही है। जो हमारी कहानी हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, तो कहानी इज बेस्ड ऑन ग्लूकोज और उसकी कहानी में क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। पहले ये बताओ क्या ये दो स्लाइड्स यहाँ तक सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो चलिए फिर इसमें थोड़ा और देखते हैं। लेट्स सी समथिंग मोर ओवर हियर। सो लेट मी ऐड समथिंग ओवर हियर। सी, अब इमेजिन करो कि आपने अपने रोटी चावल खाए, आपका ग्लूकोज यहाँ पे बन गया
और अब आपका ग्लूकोज आपका आ चुका है आपके इन योर सेल, ब्लड से वो आपके सेल के अंदर आ चुका है, राइट। तो अब ये बात को ध्यान से याद रखना कि समझो अगर आपका ग्लूकोज सेल के अंदर आया, सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग। सो जब आपका ग्लूकोज सेल के अंदर आता है तो उसके बाद क्या होता है, सो एक आपका रिएक्शन होता है, एक आपका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोलाइसिस। सो वंस द ग्लूकोज एंटर्स इनसाइड द सेल, राइट, सो वंस इट इनसाइड द सेल इट विल अंडरगो प्रोसेस नोन एज माय ग्लाइकोलाइसिस। एक प्रोसेस आपका यहाँ पे किया जाएगा, उस प्रोसेस का यहाँ पे नाम होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10 स्टेप रिएक्शन, इट्स अ 10 स्टेप रिएक्शन जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। आप एक जनरल आइडिया यहाँ पे ले लो, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, जैसे पता है हम लोग आपको पूछा करते थे कि आपका केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रहा है, आपका लाइट ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा, द आंसर ओवर इज योर साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। एक ओवरव्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी चीजों का, कोई चीज समझना है तो प्लीज खुद से इंटरप्ट करके पूछ लेना, राइट। सो ग्लाइकोलाइसिस विल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सी आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपका एंटर करता है तो उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 10 स्टेप रिएक्शन के बाद इनटू योर पायरुविक एसिड। क्या हमने पायरुविक एसिड नाम कभी सुना है पहले? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सुना है जी, बिल्कुल सुना है। इसको हम इवन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ पीए, P PA. राइट। याद रखें दैट इज अ पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू योर पायरुविक एसिड, और ये जब कन्वर्जन होता है तो याद रखना एक ग्लूकोज में से मुझे मिलते हैं मेरे हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, राइट। तो ये आपका जो प्रोसेस पूरा होगा, ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, इट्स अ लॉन्ग 10 स्टेप प्रोसेस, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोलाइसिस। तो जब आपका ग्लाइकोलाइसिस किया जाएगा, जहन में ये बात बिठा लीजिए कि ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू योर पायरुविक एसिड के अंदर। सो वी विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू योर पायरुविक एसिड, सो एंड दैट इज माय हैपनिंग बाय द 10 स्टेप रिएक्शन। 10 स्टेप रिएक्शन जो आपको यहाँ हो रहा है दैट इज नथिंग बट माय ग्लाइकोलाइसिस। तो इसके बाद आपको मिलता है आपके यहाँ पे पायरुविक एसिड बनके। तो आप इतनी बात दिमाग में बिठा लो कि ये तो आपके सेल के अंदर होना ही है, ये तो आपके सेल में होगा ही होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सेल में ऑक्सीजन हो या ना हो, आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन हो या ना हो, ये रिएक्शन तो आपके सेल के अंदर होता ही है। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आया, ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलाइसिस, और जब ये प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, याद रखना। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तब ये होगा, अगर ऑक्सीजन है तब भी पहला रिएक्शन तो मेरा वैसे ही होना ही है। तो ये चीज आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, दैट इट विल हैपन irrespective of the fact whether you have oxygen in the cell or not। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर रिपीट करना ये वाला। कौन सा पार्ट रिपीट करना? अच्छा, ये वाला पार्ट में मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके सेल में समझो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया, तब भी आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा, तब भी आपका ये प्रोसेस होगा। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इवन देन पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस आपका होगा ही होगा। मतलब याद रखना, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम कहते हैं कि यार मुझे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, तो जो पहला प्रोसेस होता है, जो पहला मेरा जो यहाँ पे प्रोसेस होगा, दैट इज माय ग्लाइकोलाइसिस। ये तो आपके सेल में होता ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑक्सीजन हो या ना हो। क्या ये वाली बात समझ आई हो आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये हो रहा है मेरे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, यू विल हैव समथिंग लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया। दिस विल हैव योर इनर मेम्ब्रेन, ये आप जानते हो, यहाँ पे इट विल हैव इनर मेम्ब्रेन, ऐसी नहीं दिखती, इससे बेटर ही दिखती है, बट यू विल हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, इट विल हैव द इनर मेम्ब्रेन, इट विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ टर्म्स का जिक्र किया था, एंड दोस टर्म्स वर माय क्रेब्स साइकिल। किसको याद है हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में बात किया था इन द चैप्टर 8 के अंदर? कोई मुझे बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? Matrix. Matrix में। Thank you so much. That will be happening in the matrix.
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपका होगा हमेशा क्रेब्स साइकिल। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स कहाँ आता है, देन दिस इज द मैट्रिक्स, द सेंटर पार्ट ओवर हियर इज माय मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका रन किया जाता है आपका यहाँ पे क्रेब्स साइकिल। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने एक और प्रोसेस के बारे में जिक्र किया था उसी दौरान, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब हम ये कर रहे थे, एंड दैट वाज माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप मुझे बताइए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, लेकिन ये कहां पे होगा? इनर मेम्ब्रेन में। सर ये गुड, बिल्कुल सही। दैट विल बी हैपनिंग इन माय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस विल बी हैपनिंग इन योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज आप एक बार फिर दिमाग में बिठा लीजिए। कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट स्कोर बेस ही आ जाते हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है। सो याद रखना, ये है आपके यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। सो दिस वन ओवर हियर इज गोइंग टू द, आई जस्ट राइट आई एम ओवर हियर, दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका होगा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और क्रेब्स साइकिल आपका यहाँ पे होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो ये दो इवेंट्स आपके होते हैं सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और याद रखना, ये दो इवेंट्स करने के लिए यू नीड टू हैव ऑक्सीजन। ये दो इवेंट्स आपके कभी भी हो नहीं सकते अगर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखना, दैट इज व्हाई वी से दैट they are a part of my aerobic respiration. They are always going to be a part of your aerobic respiration. एक बार फिर बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों चीजें आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बोथ थिंग्स विल हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। बेसिकली होता क्या है ना, कि जब आपका पायरुविक एसिड बना तो आपका क्रेब्स साइकिल रन करेगा, उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल होगा। लेकिन क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के लिए आपको चाहिए होता है ऑक्सीजन। This can only takes place in the aerobic condition. ये सारा इवेंट आपका हो सकता है सिर्फ आपके aerobic condition के अंदर। This can only takes place in the aerobic condition. और जब मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ आपका aerobic condition में हो सकता है, that means what? ये आपका तभी होगा जब आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है देन ये नहीं हो सकता। बिठा लो दिमाग में ये बात क्लियरली कि अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है देन ये दो प्रोसेस आपके नहीं हो सकते। सो ये दो प्रोसेस करने के लिए you need oxygen. So oxygen is required. ठीक है, अब यहां से एक और बार मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सी, याद रखना एक बार फिर, समझो आपके सेल के अंदर आपका ग्लूकोज आ गया, आपके सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज सेल में आने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा कौन सा होगा? Glycolysis. Very good. Glycolysis is the first step, first process which I'll be finding happening. Glycolysis होने के बाद मुझे मिलेगा पायरुविक एसिड। ठीक है, अगर मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अज्यूम करते कि मेरा इस एनवायरमेंट के अंदर मेरा ऑक्सीजन है, अज्यूम दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, O2 इज प्रेजेंट सेल के अंदर। अगर मेरा O2 प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो मेरा अगला रिएक्शन मेरा यहाँ पे होगा, अगला प्रोसेस जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल बी माय क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद जो अगला प्रोसेस मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल बी योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो आफ्टर क्रेब्स साइकिल यू विल फाइंड द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ये चेन ऑफ इवेंट्स आपको याद रखना है। तो अगर आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर आपका ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो याद रखना आपका पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, देन आपका होगा क्रेब्स साइकिल, एंड देन आपका यहाँ पे होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और सक्सेसफुली ये सब तीनों होने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, व्हाट यू कैन गेट। हमें क्या चाहिए था, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? टू फॉर्म व्हाट? ATP। ये सब करने के बाद आपको बहुत सारी वहां पे ATP आपको दौड़ते हुए आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आपका एनर्जी बनाया जाता है। आपकी बॉडी होगी, प्लांट की बॉडी होगी, इसी तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पे बनाई जाती है। ये तीन प्रोसेस आपके हैं, यही इस चैप्टर की स्टोरी है मेन। इन तीनों को अगर आप समझ लेते हो बाकी आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो ये बात याद रखना, these two events will happen only in the presence of the oxygen. ऑक्सीजन है तब ये दो चीजें हो सकती है, बाकी यू कैन नॉट फाइंड दैट हैपनिंग। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, देन इसके बाद जो अगली चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी नाउ, अज्यूम द डिफरेंट कंडीशन। अज्यूम करते हैं यहाँ पे अलग कंडीशन है। यहाँ पे
एक कंडीशन है आपकी यहाँ पे जिससे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ग्लूकोज आपका आ चुका है अंदर, लेकिन सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो देयर इज ऑक्सीजन गोइंग टू बी एब्सेंट, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे एब्सेंट है। अब आप मुझे बताओ अगर मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होगा तो क्या यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा सर। होगा। होगा। ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही है, याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस तो ऑक्सीजन हो या ना हो ये तो आपका रन करेगा ही करेगा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस रन करने के बाद आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन आपके यहाँ पे है नहीं, तो क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपके यहाँ पे रन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर। उसके जगह दो अलग इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, उसके जगह आपके दो अलग इवेंट्स यहाँ पे किए जा सकते हैं, एंड दोज इवेंट्स कैन बी समथिंग लाइक योर alcoholic fermentation, और दूसरा इवेंट जो आपको यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये दो चीजें हो सकती है सेल के अंदर, ये दो चीजें पॉसिबली हो सकती है अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो। एक हो सकता है आपके यहाँ पे एल्कोहलिक फॉर्मेशन आपका यहाँ पे रन किया जा सकता है सेल के अंदर, या फिर सेल के अंदर रन किया जा सकता है आपके यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। O2 में भी हो सकता है सर ये? O2 एब्सेंट है ना यहाँ पे, O2 एब्सेंट है तब ये होगा, O2 अगर हुआ तो ये नहीं हो सकता, कभी भी आपको ये होते हुए मिलेगा नहीं अगर आपका O2 प्रेजेंट है तो, समझे? याद रखना ये बात, O2 अगर है तो ये सब नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। O2 नहीं है तब ये सब हो सकता है, तो ये बात याद रखना। तो ये जो दो मेरे यहाँ पे प्रोसेस है ना, दिस टू प्रोसेस बिकम पार्ट ऑफ माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दिस टू प्रोसेस विल बिकम पार्ट ऑफ माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ दिस इज योर गोइंग टू बी योर पार्ट ऑफ योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो आप समझ जाना यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का जिक्र हम करेंगे ही नहीं, ऑक्सीजन के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको जनरली अगर आपसे कोई पूछता है क्या ये बताओ मुझे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपने बोलना है एल्कोहलिक फॉर्मेशन आपका हो सकता है या आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका हो सकता है आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो व्हेन पीपल डिस्कस अबाउट, व्हेन समवन टॉक्स अबाउट द anaerobic respiration, so please remember either the alcoholic fermentation can happen inside the cell or you can find the lactic acid formation can happen inside the cell right after the glycolysis. Krebs cycle और oxidative phosphorylation आपका कभी भी वहां पे रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इतनी बात यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Alright, अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद आपको क्या मिलता है, जब ये प्रोसेस आप करते हो तो आपको अल्टीमेटली मिलता क्या है? तो याद रखना ये करने के बाद आपको मिलेगा आपका यहाँ पे इथेनॉल, यू गेट योर इथेनॉल। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है इथेनॉल। इज बेसिकली अल्कोहल, वो अल्कोहल ही होता है राइट। पता नहीं आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जो अल्कोहल फॉर्मेशन जो होता है ना, जब आप अल्कोहल बनाते हो इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो आप पोटैटो यूज करते हो, बार्ले यूज करते हो, देन राइस, बियर के लिए राइस यूज कर लेते हो, बट मेनली अक्सर हम लोग अगर हम वाइन की बात करें तो हम लोग ग्रेप्स यूज करते हैं राइट। तो इनको क्या किया जाता है, इनको लाइक मैश किया जाता है और फिर इनके अंदर भी हम करते हैं फर्मेंटेशन, यू डू द फर्मेंटेशन, और जब ये फर्मेंटेशन किया जाता है तो आपका अल्कोहल फॉर्मेशन आपका वहां पे होता है राइट, एंड वही अल्कोहल फिर लाइक लोग बाद में कंज्यूम करते हैं हैप्पीली। ये बात याद रखना कि अल्कोहल फर्मेंटेशन ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में नहीं होता कभी राइट, ये बात आप दिमाग में बिठा लो, और अच्छी बात नहीं होता। That alcohol fermentation will never find you will never find that happening inside a human or animal body, इसके अंदर नहीं होता। तो ये कभी लिख मत देना या कहीं मेंशन कर देना that this can happen inside the human cell, ये नहीं हो सकता right। You can find them happening in the yeast, you can find them happening in the bacteria, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, फंगाई के अंदर कुछ हो जाता है, ईस्ट जैसे फंगाई के अंदर आपका हो जाता है, so that is going to be alcoholic fermentation right। एक और आपको एग्जांपल आप बता या आप रिलेट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट योर ब्रेड फॉर्मेशन। ब्रेड बेकरी के आइटम्स आपको मालूम है ना, ब्रेड और बेकरी के आइटम्स कैसे होते हैं। सो ब्रेड एंड बेकरी के आइटम्स बनाने के लिए आप यूज करते हो आपका ईस्ट, आप यूज करते हो बेकिंग पाउडर, आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर, यू यूज दैट बेकिंग योर केक, बन, ब्रेड बनाने के लिए।
तो आपकी जो ब्रेड आपकी जो फूल के बाहर आ रही है, वो सब जो फूल के बाहर आ रही है, वो जो आपका जो भी आपका इवेंट वहां पे हो रहा है, ब्रेड का फूलना, फ्लफीनेस आना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन। वो सब आपका फर्मेंटेशन की वजह से ही होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ब्रेड में तो अल्कोहल होना चाहिए, आ सकता है ना क्वेश्चन कि अगर वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है मेरा वहां पे फंगाई, तो ब्रेड के अंदर भी तो थोड़ा बहुत अल्कोहल होना चाहिए। याद रखना, जब आप उसे बेक करते हो ना, तो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, अल्कोहल आपको वहां पे इवेपोरेट हो जाएगा। सो आपको किक नहीं लगेगी आपके ब्रेड खाने के बाद, ठीक है। यू विल ओनली फाइंड द ब्रेड विल हैव इट्स ओन टेस्ट एंड टेक्सचर, बट इट वोंट हैव एनी काइंड ऑफ अल्कोहल इन इट। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखना, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। सो दैट इज अबाउट माई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देन यू हैव अ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपको मिल सकता है होते हुए आपके मसल्स के अंदर, ये आपके ह्यूमंस में मिल सकता है। सो यू कैन फाइंड देन इन द, सो बेसिकली आपके मसल्स के अंदर देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ लैक्टिक एसिड। सो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो सकता है। सो लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा बनते हुए किसके अंदर, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन योर मसल्स। आई वुड से स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अगर आप मसल्स को ज्यादा यूज करते हो तो समझो अगर आप एक्सरसाइज करो, पता है आपने नोटिस किया होगा अगर आप में से कोई जिम करता हो तो, या देखा हो किसी को करते हुए, तो व्हाट विल बी हैपनिंग ना कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो, तो वर्कआउट करने के बाद आपका ट्रेनर बोलता है कि आप रेस्ट लो 30 सेकंड्स का एंड देन पिक अप अनदर वेट, फिर अगेन रेस्ट लो 30 सेकंड्स का, देन पिक अप अनदर वेट, राइट। तो ये किया इसलिए जाता है ताकि आप बॉडी में अपना ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा सको। आपने 2-4 सेट्स किए, फिर आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो एंड देन फिर आप वहां पे जाके अपना दूसरा सेट वहां पे आप अपना कंटिन्यू करते हो। सो दैट इज व्हाट द ट्रेनर विल टेल यू, सो दैट यू हैव ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी ऑल द टाइम। अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं होता और अगर आप मसल्स बिल्ड करने के लिए आप वेट्स उठा रहे हो, तो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। उस लैक्टिक एसिड का क्या किया जाता है वो आप आगे वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे, उसे कैसे हम उसे डील करते हैं, बट दैट कैन हैपन। और ज्यादा लैक्टिक एसिड बनने की वजह से आपका फिर वो फटीग आने लगता है। यू विल फाइंड कि आपका लाइक मसल्स काम नहीं कर पाएंगे ज्यादा लंबे टाइम के लिए। तो दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू। तो ये आपको ह्यूमंस में होते हुए मिल सकता है, बल्कि एनिमल्स में आपको ये होते हुए आपको मिल सकता है, बट यू वोंट फाइंड इथेनॉल फॉर्मेशन इन द एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रही तो बोल दो कि नहीं आ रही सर, कुछ नहीं आ रहा, आ रही है सर। बता दो, नो इशू विद दैट। So these are the two things you have to know. ये इतना रखना कि n aerobic condition में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, and when you have a complete aerobic condition, ऑक्सीजन जगह पर प्रेजेंट है यहाँ पे, then what will be happening? So I can just write over it. This is my aerobic respiration. ये है मेरा यहाँ पे full on story of your aerobic respiration. एक और आपको चीज बता सकता हूँ मैं लैक्टिक एसिड को लेके, ये बात शायद आपको मालूम ना हो, ये थोड़ी अलग बात है। क्रोकोडाइल्स की अगर हम बात करें ना, तो क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, अगर आप क्रोकोडाइल को खींच के बाहर निकालो, समझो आप में से लाइक 3-4 फ्रेंड इकट्ठा होकर क्रोकोडाइल को बाहर निकालते हो, या समझो कोई जू में काम कर रहा है और वो क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है, बांध के खींच के बाहर निकालता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि क्रोकोडाइल ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड ना हो जाए। इसका मतलब वो बाहर आके, आप सिंपल सी बात है, क्रोकोडाइल बाहर आके सिंपल तो खड़ा नहीं रहेगा वहां पे, तो उनसे पानी के बाहर निकाला है तो वो उल्टा फुल्टा घूमेगा, जंप करने की कोशिश करेगा, लाइक रोल करेगा, राइट। इट विल डू द फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि वो स्ट्रेस में है। तो जब क्रोकोडाइल ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी बॉडी लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो अगर ज्यादा लैक्टिक एसिड बना तो वो जाके डायरेक्ट उसके हार्ट के ऊपर जाके अफेक्ट कर सकता है। इट कैन अफेक्ट द हार्ट ऑफ द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल की वहां पे हो जाएगी डेथ, तुरंत उसकी वहां पे डेथ हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप क्रोकोडाइल को बाहर निकालते हो पानी में से एज अ जू कीपर, यू हैव टू कीप इनटू अकाउंट कि इसको हम ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड ना कराएं। यू हैव टू एंश्योर दैट कि बाहर निकला उसे तुरंत जाके उसे पकड़ो, उसके ऊपर बैठो, उसे पकड़ो और उसे जहाँ पे लेके जाना उसे लेके जाओ। आप उसे बाहर निकालो, उसे रोल मार रहा है, 2-4 बार रोल मार लिया उसने, आधे घंटे तक वो यहाँ से वहां रोल ही मार रहा है, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे, देन आफ्टर दैट इट विल जस्ट स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, राइट, एंड दैट मींस द एनिमल इज डेड। तो ये चीज भी होती है, ये क्रोकोडाइल्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो एज अ जू कीपर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। So these are the things you have to know. So please remember these few things. Now let's move on to something else. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, let's have a understanding of glycolysis. एक ग्लाइकोलाइसिस की थोड़ी बहुत यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि यार इस प्रोसेस में होता क्या है। Let's try to see that.
So we have seen the what is happening in anaerobic condition. हम देखा एरोबिक में यहाँ पे क्या हो रहा है वो हमने थोड़ा यहाँ पे देख लिया। याद रखना इथेनॉल फॉर्मेशन आपको मिल सकता है आपके ईस्ट, ये हम देखेंगे सेपरेटली प्रोसेस को। ईस्ट में होगा, बैक्टीरिया में होगा, लैक्टिक एसिड आपका एनिमल सेल में आपको बदले आपके मिल सकता है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ योर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ही ये इवेंट हो गया, अगर ऑक्सीजन है देन नो नीड, आपके ये सारे इवेंट्स होंगे और आपको यहाँ पे अच्छे अमाउंट में आपका एटीपी बन रहा होगा। आप मुझे बताओ अभी आप लोग रेस्टिंग स्टेट पे हो, अभी आपके बॉडी में क्या हो रहा होगा, एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या हो रहा होगा? एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा। आपकी बॉडी आराम से ऑक्सीजन यूज कर करके एनर्जी बना रही होगी यहाँ पे, ताकि आप सामने बैठ के लेक्चर ऑब्जर्व कर सको। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग राइट नाउ। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस को यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक जो हमारा पहला प्रोसेस है यहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करने के पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे समझनी होंगी। लेट्स ट्राई टू सी दोस थिंग्स। अब एक चीज याद रखना, आपका यू हैव अ सेल, लेट्स मेक अ सेल ओवर हियर। सेल है आपका, सेल की मेम्ब्रेन है और उसके बाद आपका यहाँ पे है बीच में आपका न्यूक्लियस। आप मुझे ये बताइए, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे होती है, अगर आपको याद हो, जिसे हम इवन कहते हैं हमारे एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर आपको कुछ प्रोटीन चैनल्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते थे एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। याद करिए, क्लिक कोशिश करिए, यस सर। जोर डालिए। यू विल फाइंड आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका होता है आपका, उसके अंदर आपको कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यू गेट टू हैव सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ओवर देयर, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने जब पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो वी हैव सीन समथिंग लाइक योर इंटीग्रल प्रोटीन। अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन दैट इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। वही आपका यहाँ पे होता है बेटा एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, को हम यहाँ पे बोल सकते हैं। यू विल हैव समथिंग लाइक अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑन द मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ पे एक प्रोटीन की बात क्यों कर रहे हैं, ये जो मेरा प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये प्रोटीन का काम होता है ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आना, इसलिए हम इसके यहाँ पे जिक्र करें, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो प्रोटीन मैंने आपके यहाँ पे बना के रखा हुआ है ऑरेंज कलर का, ये मेरा एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। और ये जो मेरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसका काम होता है कि ये मेरे ग्लूकोज को पकड़ के अंदर लेके आएगा। पकड़ के मतलब ये जो भी मेरा बाहर ग्लूकोज होगा ब्लड के अंदर, वो सेल के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है यहाँ पे, द नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर GLUT4। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी एक बार आ चुका है नीट के अंदर, ये भूलना मत। दैट आपका एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। और इसका काम ये होता है कि ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर लाना। या मैं कहूंगा जो भी आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है आपके बाहर, वॉट एवर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यू हैव आउटसाइड, समझिए मेरा यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे है, अगर इसे अंदर जाना है सेल के अंदर तो एक ही रास्ता है, and that रास्ता is going to be your GLUT4। so GLUT4 की मदद से मेरा ग्लूकोज यहाँ पे आपका एंटर कर सकता है, right। so GLUT4 is a I would say door, it's a window जहां से आपका ग्लूकोज अंदर बाहर कर सकता है। from here the glucose can do its movement, right। so GLUT4 आपको याद रखना है, कहाँ मिलेगा, on the plasma membrane। that is something should be clear to you। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो रखने का ओवरऑल लेक्चर को, सो प्लीज बताइए अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो ये याद रखना, यू विल हैव GLUT4 और GLUT4 के थ्रू आपके यहाँ पे ग्लूकोज आपका अंदर बाहर आपके यहाँ पे कर सकता है, और ये आपके लगे रहेंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है GLUT4, अगर आपसे कोई आपका अगेन पड़ोसी पूछता है क्या है GLUT4, तो आप बोल सकते हो इट्स अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। GLUT4 ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये मेरा यहाँ पे होगा मेरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी आगे हमारा, लेट्स स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस। पहले यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन क्लियर रखो, GLUT4 क्या है वो याद रखना। उसके बाद हमने क्या देखा, व्हाट इज हैपनिंग जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब आपका क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है देन आपका ग्लाइकोलाइसिस तो वैसे ही होगा, क्रेब्स साइकिल और आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे
ऑक्सीजन नहीं है, देन आपका ग्लाइकोलाइसिस रन करेंगे एंड देन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में से कोई एक प्रोसेस आपका हो सकता है एंड दिस विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। ये किसी ऑर्गेनेल के अंदर जाके नहीं होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। सो नाउ यू कैन सी द एरोबिक और एनारोबिक में यहाँ पे आपका क्या इवेंट्स होंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। देन वी हैव सीन माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, वी कैन सी ओवर हियर क्लियरली, राइट। और हमने देखा था कि आपका जो स्टार्च होता है जब आप इसको ब्रेक डाउन करा जाता है, इसको जब डाइजेस्ट किया जाता है तो आपको ग्लूकोज मिलता है, राइट। आई हैव यूज्ड दिस एग्जांपल जस्ट टू टेल यू कि ग्लूकोज आपका कहाँ से आ रहा है, ताकि आपको हमेशा लगे ग्लूकोज जो हम यूज कर रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए वो यहाँ से आ रहा होता है। और प्लीज याद रखना आपका ब्रेन 80% ऑफ द एनर्जी आपकी यहाँ पे कंज्यूम करेगा, सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस। लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पे क्या होगा। ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट। सो लेट मी चलिए देखते हैं व्हाट विल हैपन इन योर ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे ग्लाइकोलाइसिस की, तो आप देखो यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे आप समझ सकते हो, कैन अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर। द वन थिंग हियर इज गोइंग टू बी लाइक, सबसे पहली चीज आपका ग्लूकोज जब आपको यहाँ पे एंटर करता है, दिस ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू समथिंग नोन एज योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपका सेल के अंदर आ गया ग्लूकोज। अब सबसे पहली चीज, सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप आपका जो यहाँ पे होगा, आपको जो ग्लूकोज आपके पास है यहाँ पे, दिस ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस विल कन्वर्ट इनटू योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये आपका होगा सबसे पहला स्टेप आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इट्स अ 10 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है यहाँ पे, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब बात यह कि जब मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो आपके ग्लूकोज में कितने शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, हाउ मेनी शुगर मॉलिक्यूल विल हैव इन द ग्लूकोज, सॉरी हाउ मेनी कार्बन आइटम्स, सॉरी हाउ मेनी कार्बन आइटम्स विल हैव इन द शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6. So we'll have 6 sugar carbon atoms over here. अभी जो 6 कार्बन आइटम्स है, अगर मैं कह रहा हूँ you have a glucose 6 phosphate formation, अगर मैं कहता हूँ कि ये आपका यहाँ पे बना है, तो आप समझ सकते हो कि मेरा जो फॉस्फेट है वो कहाँ लगा, फॉस्फेट लगा है मेरा यहाँ पे 6 कार्बन, बिल्कुल नहीं, छठे कार्बन पे मेरे यहाँ पे फॉस्फेट लगाया गया है। अब बात ये कि ये मेरा फॉस्फेट आया कहाँ था, ऐसे आसमान से तो आएगा नहीं है फॉस्फेट मेरा, ये फॉस्फेट मेरा आया है बाय यूजिंग द एटीपी मॉलिक्यूल। मेरे एटीपी मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे यूज किया, सो एटीपी वाज यूज्ड ओवर हियर। तो एक एटीपी को मैंने यहाँ पे यूज किया और उसे कन्वर्ट किया इनटू माय एडीपी। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम यहाँ पे यूज करते हैं और उसे यूज करके मैंने यहाँ पे अपना एक फॉस्फेट यहाँ पे निकाला और उसी फॉस्फेट को निकाल के मैंने उसके अंदर लगा दिया, ग्लूकोज के अंदर। तो याद रखना, जो आपका पहला स्टेप होता है आपके ग्लाइकोलाइसिस का, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जब आपका पहला स्टेप हम यहाँ पे रन करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का, तो याद रखना इसके अंदर हम हमारा इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे एटीपी का। कितना एटीपी, एक एटीपी, सिंगल एटीपी विल यूज, और उसको यूज करके हम हमारे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम यहाँ पे बना लेते हैं। और ये करने के लिए जो आपका यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ये करने के लिए आपका यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम यहाँ पे होता है आपका हेक्सोकाइनेज। सो हेक्सोकाइनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें आप एक चीज यहाँ पे आप समझिए, यार ये करा क्यों जा रहा है। क्वेश्चन ये कि यार सबसे पहली चीज, जैसी मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज आया, सेल ने क्या किया कि इसको कन्वर्ट करो, इसको बना, इसके ऊपर आप लगाओ फॉस्फेट, तो ये करा क्यों जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए मैं आपको ना कि एग्जांपल देता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ओवर हियर एंड सी दैट। सी, मुझे ये बताओ कि आपका ग्लूकोज जब एंटर करता है तो वो कौन से प्रोटीन चैनल के थ्रू एंटर करेगा? इंटीग्रल प्रोटीन। हाँ जी, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था? GLUT4। हाँ जी, तो ये आप दिस सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस आपके यहाँ पे आपके GLUT4 के थ्रू आपका यहाँ से आपका ग्लूकोज एंटर किया था। सो यहाँ पे आपका GLUT4 लगा हुआ है, समझो यहाँ पे आपका you have this GLUT4, और इसी के थ्रू मेरा ग्लूकोज यहाँ पे आपका एंटर करता है। सो बाहर जो मेरा ग्लूकोज था वो मेरा इसके थ्रू एंटर करके आ गया आपके अंदर, राइट। सो GLUT4 ऐसा एक डोर है, एक विंडो है जहां से मेरा प्रोटीन, मेरा ग्लूकोज यहाँ से अंदर बाहर कर सकता है,
अब बात यहाँ पे ये है कि अगर मेरा ग्लूकोज बाहर से अंदर आ सकता है तो अंदर से बाहर भी जा सकता है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबली हैपन, दैट यू विल फाइंड कि वो अगर अंदर आ रहा है तो बाहर भी वहां से निकल सकता है। मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ओवर हियर। सी, लेट्स अज्यूम कि आपका खुद का क्लिनिक है, अज्यूम करो कि आपका खुद का, हो गए तुम लोग डॉक्टर, तो तुम्हारा खुद का क्लिनिक है, राइट। लेट्स अज्यूम कि लेट्स से आप में से किसी का, लेट्स पकड़ लेते हैं, किशोर का क्लिनिक है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि समझो कि आपके क्लिनिक में बहुत भीड़ है और एक पेशेंट आया लाइक मिड 50s में एक आदमी है, मिड 60s में आदमी है, 60s में आदमी है, वो आपके क्लिनिक के अंदर आता है और जैसे वो क्लिनिक में आता है वो क्या देखता है कि यार यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, तो वो क्या करेगा, जिस रास्ते से वो अंदर आया उस रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा, राइट। जहां से वो अंदर आया वहां से वो बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें तो आपका नुकसान हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो किशोर का, कि मतलब ठीक है वैसे उसका भीड़ तो काफी है बट स्टिल एक पेशेंट आया था अंदर, उसे रुकना चाहिए था, बैठना चाहिए था, बट वो निकल गया। क्यों निकल गया? उसने कहा यार यहाँ तो काफी भीड़ है, वो निकल गया। सो इन दैट केस अगर ऐसा पेशेंट कभी अंदर आता है और किशोर का स्टाफ उस पेशेंट को अगर बांध देता है एक हैवी वेट के साथ, समझो उसके पैर पे वो चेन वेन बांध के उसे अगर वो हैवी वेट के साथ वहां पे अगर बांध देते हैं, राइट, समझो 30 kg का एक वेट उसके अगर उसे बांध देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, द पेशेंट विल नॉट गो आउटसाइड, नहीं जा सकता ना वो उसके पैरों में आपने बांध के रखा हुआ है, देयर इज नो विंडो ऑफ दैट पेशेंट इज गोइंग आउट, राइट। तो सेम चीज आपकी यहाँ पे की जा रही है, जैसे आपका ग्लूकोज अंदर आ गया, द आइडिया इज टू एंश्योर दैट ग्लूकोज मेरा बाहर ना जाए, द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट कि मेरा ग्लूकोज यहाँ पे बाहर ना जाए, इसलिए आप क्या करोगे, इस ग्लूकोज को आप यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा देते हो। अब जैसे मैंने ग्लूकोज को यहाँ पे फॉस्फेट लगा दिया, आप ये बात मेरी समझो, ये मेरा ग्लूकोज GLUT4 से बाहर अब नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो GLUT4 मेरा है यहाँ पे, GLUT4 इज ओनली परमिएबल फॉर माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल, GLUT4 इज ओनली परमिएबल फॉर माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये सिर्फ आपके ग्लूकोज के लिए परमिएबल होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए परमिएबल नहीं होता। तो ये बात है, ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए होता है आपका परमिएबल। और इसलिए जैसे ही आपने, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू, एज सून एज यू गेट अ ग्लूकोज यू ऐड द फॉस्फेट ऑन दैट, ताकि आपका ग्लूकोज वापस से बाहर ना निकल जाए, वो वापस से आपका उसी रास्ते जहां से वो आया था वहां से वो बाहर ना निकल जाए, दैट इज व्हाई यू विल ऐड अ फॉस्फेट ओवर हियर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ये करा ही इसलिए जाता है ताकि वो बाहर ना निकले, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे करते हो, जो हम यहाँ पे डिस्पेंसरी में हम जो कर रहे हैं वही चीज आपके यहाँ पे सेल के अंदर की जाती है। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये करने का Yes, रीजन sir. क्या है यहाँ पे याद रखना कि वो ग्लूकोज वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए, राइट। अब आप एक और चीज यहाँ पे समझिए, एक क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था आपके इसके अंदर नीट के एग्जाम में, बहुत साल पहले वाली बात है, इधर इट वाज इन एम्स और इधर इट वाज इन AIPMT में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऐसा ये था कि आपका जो सलाइन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया था, मैं उसे लाइक शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जो सलाइन होता है, सलाइन के अंदर आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट यू यूज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? Why don't we use glucose 6 phosphate in the saline? इसको आप यूज क्यों नहीं करते हैं? Why don't you use this? Right? आप ग्लूकोज यूज करते हो सलाइन के अंदर, जनरली क्या होता है ग्लूकोज के अंदर आप सलाइन के अंदर आप क्या करते हो? ग्लूकोज यूज करते हो आप। वो लोग ये कर रहे थे कि आप ये यूज करो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसको यूज करने का फायदा पता है क्या है? फायदा ये है कि आपका ATP यहाँ पे बच जाएगा। अगर आपके सेल के अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जा रहा है तो फायदा क्या होगा? आपका जो ATP आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपका होना नहीं पड़ेगा, ये आपको करना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से तुमने बताया था कि व्हाई वी डोंट यूज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द सलाइन, सलाइन के अंदर उसे यूज क्यों नहीं करते हैं? तो आप बताइए क्यों नहीं यूज करते हम इसे? व्हाई डोंट वी यूज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? क्योंकि वो ये सेल पकड़ के रख मेम्ब्रेन में देते हैं। जल्दी नहीं होता क्लोज। अरे एक एक करके बोलो, अपूर्वा बोलो, पहले आप बोलो, या जो भी लड़की आंसर कर रही थी वो बताइए पहले। सर क्या? क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन में जल्दी क्रॉस नहीं करते। और क्यों नहीं क्रॉस कर पाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेम्ब्रेन से? आपकी बात से यार ये मेरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, सो इट विल नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यार ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा, इट विल नॉट क्रॉस, ये बात तो मैं समझ गया, नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन इज समथिंग आई हैव अंडरस्टूड। व्हाई? क्यों ये सर, क्रॉस नहीं करेगा मेम्ब्रेन? सर क्योंकि फॉस्फेट सर लगे उसमें। because it is only permeable for glucose. एग्जैक्टली, बिकॉज आपका GLUT4 आपका सिर्फ परमेबल होता है आपके ग्लूकोज के लिए।
आपका जो GLUT4 है आपका यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देखा था, GLUT4 बेटा आपका सिर्फ परमेबल होगा आपके ग्लूकोज के लिए, सो इट इज ओनली हैव अ परमिटिविटी फॉर द ग्लूकोज। यहाँ से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पास नहीं हो सकता। दैट इज वाई इसका आंसर वही था वहां पे स्टेटमेंट के अंदर, दैट यू कैन नॉट फाइंड योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पासिंग बिकॉज GLUT4 इज परमेबल फॉर ग्लूकोज, तो ये वहां से पास नहीं हो सकता। तो याद रखना, दैट इज वाई आप इसे यूज नहीं कर सकते सलाइन के अंदर। सलाइन के अंदर आप हमेशा यूज करोगे आपका यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो इतनी बात पहले आप याद रखो कि पहले स्टेप पे क्या हो रहा है और ये पहला स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है या ये करा क्यों जाता है। इसका करने का सिर्फ एक रीजन है, ताकि आपका मॉलिक्यूल बाहर ना जाए बस। और एक बार आपने उसे बांध दिया तो अपना ग्लाइकोलाइसिस खत्म करेगा ही करेगा। एक बार आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपना यहाँ पे बांध दिया, बना दिया, देन अपना ये प्रोसेस आपका खत्म होगा ही होगा, फिर तो ग्लाइकोलाइसिस उसने करना ही है। ऐसा नहीं कि अंदर आया फिर वापस बाहर चला गया, दैट वोंट बी हैपनिंग, ठीक है। तो एक काम करें, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, लेट्स कीप इट अप टू द फर्स्ट स्टेप ओनली। सो दैट इज माय ग्लाइकोलाइसिस, और ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। दैट वी हैव जस्ट सीन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पे बैक स्टोरी जो आपको यहाँ पे बताई है वो आप यहाँ पे याद रख लेना। प्लीज मेक श्योर कि बैक स्टोरी जितनी भी हमने यहाँ पे की है, यू रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बाय एवरी मीन्स। अगर आपको एक जनरल आइडिया रहता है स्टोरी का कि यार ये यहाँ पे क्या होने वाला है या क्या होता है इसके अंदर, फिर आपको चीजें समझने में आसानी होगी। अगर आपको मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा, then it becomes easier for you to understand everything. So please understand the basic thing जो हमने यहाँ पे देखी है, उसको आप एक बार देख लेना है यहाँ पे, right? And also understand कि आपकी बॉडी पहले ब्रेक डाउन करेगी कार्बोहाइड्रेट को, then fat and then the protein, ठीक है। तो इतनी चीज देख लीजिएगा। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस खत्म करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 10 PYQ बेस्ड ऑन ग्लाइकोलाइसिस। कम से कम 10 PYQ सॉल्व करेंगे, ताकि अगेन यू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड होपफुली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ अगर फ्यूचर में आते तो। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे वापस से सेम टाइम पे मंडे। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय। Bye, sir. Good